हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10 डेज क्विक रिवीजन कोर्स। इसमें हम 10 डेज में 10 यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे पेपर 1 के, और आज इसका डे 1 है। ये हम टीचिंग एप्टीट्यूड आज करेंगे। सबसे पहले देखते हैं टीचिंग के जो भी ऑब्जेक्टिव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव होता है कि टू ब्रिंग अबाउट सम पॉजिटिव चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द प्यूपिल। मतलब प्यूपिल के बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज लाना, उसको हेल्प करना एक बेटर सिटीजन बनने में, उसको हेल्प करना बहुत सारी ऐसी एबिलिटीज़ गेन करने में जिससे वो एक राइट डिसीजन ले सके अपनी लाइफ में, उनको पॉजिटिव सोच रखने में हेल्प करना और उनको हेल्प करना ताकि वो कोई कंस्ट्रक्टिव टास्क कर सके। फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि टीचिंग ऑलवेज कॉसेज लर्निंग, टीचिंग डेमोक्रेटिक होती है, मॉडर्न टीचिंग। फिर प्रोग्रेसिव होती है, टीचिंग कभी भी रिग्रेसिव नहीं होती, इसमें डेवलपमेंट की बात होती है। फिर टीचिंग डायग्नोस्टिक हो सकती है, इसमें हम डिफाइन करते हैं कि बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है, हम उनको फिर उसी हिसाब से रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। एम्पैथेटिक होती है, मतलब कि टीचर स्टूडेंट की जगह पे रहकर सोचता है कि उनको किस तरह उनको लर्निंग देनी चाहिए। टीचिंग हमेशा पॉजिटिव इन नेचर होती है, मतलब जैसे अगर कोई आतंकवादी किसी को ट्रेन कर रहा है तो वो टीचिंग में नहीं आएगा। टीचिंग हमेशा पॉजिटिव इन नेचर होती है और ये हेल्प करती है बच्चे को सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए, उनको एक अच्छा सिटीजन बनाने में। फिर लेवल्स ऑफ टीचिंग मेमोरी लेवल हर्बर्ट ने दिया था, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने दिया था और रिफ्लेक्टिव लेवल हंट ने दिया था। मेमोरी लेवल मतलब इनिशियल लेवल ऑफ टीचिंग, मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं, जैसे कि जो KG1 KG2 के बच्चे होते हैं, आप उनको कोई भी चीज़ समझा नहीं सकते, उनको आपको याद करवाना ही पड़ेगा, उनको मेमोराइज करवाना पड़ेगा। उनकी मेमोराइजिंग की जो भी एबिलिटीज़ होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, जैसे ABCD और जो भी 1 2 3 4 टेबल्स होते हैं, ये हम बच्चों को याद करवाते हैं। तो ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इनिशियल लेवल ऑफ टीचिंग होती है। इसके बाद आती है अंडरस्टैंडिंग लेवल। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनके साथ मेमोरी के साथ साथ इनसाइट का यूज़ किया जाता है, उनको याद करने के साथ साथ समझाने का यूज़ किया जाता है। फिर रिफ्लेक्टिव लेवल आता है, ये डेमोक्रेटिक लेवल ऑफ टीचिंग है जो हायर इंस्टीट्यूशन में यूज़ की जाती है। इसमें रिसर्च का यूज़ करते हैं बच्चे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ का यूज़ होता है, ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में आता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MLT, ULT और RLT बोलते हैं। फिर लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, एडोलेसेंट और अडल्ट लर्नर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम 4 टाइप से डिवाइड करते हैं: एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्वेश्चंस आपके आएंगे कि जैसे कोई कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है तो आपको डिफाइन करना है कि वो कैरेक्टरिस्टिक अडल्ट लर्नर की है या फिर एडोलेसेंट लर्नर की है। तो एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एजुकेशन टाइप कैसा है, एजुकेशन लेवल कैसा है, ट्रायल नॉलेज कैसी है, ये एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा। तब जो भी चीज़ें एजुकेशन से रिलेटेड है वो आपके एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगी। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो भी मेमोरी से रिलेटेड है, जो कि आपके ब्रेन से रिलेटेड है, मेमोराइजिंग एबिलिटी कैसी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कैसी है, इंटेलिजेंस कैसा है, मेंटल प्रेशर आप कितना ले सकते हो, ये सब आपकी कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा। जैसे कि बोलते हैं मेमोराइजिंग एबिलिटी जो होती है वो एडोलेसेंट लर्नर की ज़्यादा अच्छी होती है एडल्ट लर्नर से, और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज़ जो होती है वो एडल्ट लर्नर्स में ज़्यादा अच्छी होती है। फिर इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा मूड स्विंग्स, सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब जैसे हम बोलते हैं कि एडोलेसेंट लर्नर जो होते हैं वो ज़्यादा इमोशनली स्टेबल नहीं होते, अडल्ट लर्नर ज़्यादा इमोशनली स्टेबल होते हैं। फिर सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा उनके जो भी मॉरल, कल्चरल, रिलीजियस जो भी की इश्यूज होते हैं, जो उनके बिलीव्स होते हैं। जैसे कि जो अडल्ट लर्नर होते हैं वो सोशली ज़्यादा स्टेबल होते हैं। वो सोशली स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी सोसाइटी में पहले से पोजीशन बनी हुई होती है, जबकि जो एडोलेसेंट लर्नर होते हैं वो अपने फ्रेंड्स के बीच में पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से वो लोगों को कॉपी करना, इमिटेट करना, रोल मॉडल को ज़्यादा बिलीव करते हैं ऐसी चीज़ों में। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं। इसमें जो फैक्टर्स होते हैं वो हेरिडिटी से रिलेटेड होते हैं या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं। हेरिडिटी मतलब जैसे कि क्रिमिनल टेंडेंसी है या फिर किसी का इंटेलिजेंस है तो वो हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। अगर उनके पेरेंट्स क्रिमिनल्स हैं या ज़्यादा इंटेलिजेंस है या उनकी जो भी हेरिडिटी है वो
उस पर डिपेंड करता है। और जो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, मतलब वो कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हैं। मतलब अगर कोई बच्चा है जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट फैमिली को बिलोंग करता है, लेकिन वो किसी स्लम एरिया में रह रहा है या ऐसी फैमिली के साथ बड़ा हुआ है जहाँ पे लर्निंग का उतना इन्फ्लुएंस नहीं है, तो उनका जो एनवायरनमेंट होगा वो भी उसके जो लर्निंग एबिलिटी होगी उनको अफेक्ट करेगा। फिर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। तो जो फैक्टर्स होते हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं वो रिलेटेड टू टीचर हो सकते हैं। जैसे कि जो टीचर है उनकी क्वालिफिकेशन कैसी है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, वो कितने अच्छे से बच्चों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा है पढ़ाने में, फिर उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो कैसी है, उनकी मेथोडोलॉजी कैसी है, फिर रिलेटेड टू लर्नर, मतलब वो कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कैसी है, वो रेडी है कि नहीं पढ़ने के लिए, विलिंग है कि नहीं पढ़ने के लिए, फिर उनका जो भी प्रायर नॉलेज कैसी है, वो सब आएगा रिलेटेड टू लर्नर में। फिर रिलेटेड टू सपोर्ट मटेरियल, मतलब आपके इंस्टीट्यूट में आपके पास क्या क्या मटेरियल्स अवेलेबल है, ब्लैक बोर्ड, चार्ट्स, बुक्स या फिर ऑनलाइन एड्स जो भी आईसीटी बेस्ड मटेरियल होते हैं, मॉडर्न एड्स होती है, प्रोजेक्टर है, ये सब आपके रिलेटेड टू सपोर्ट मटेरियल में आएगा और ये सब आपकी टीचिंग को अफेक्ट करेगा। फिर रिलेटेड टू लर्निंग एनवायरनमेंट, मतलब कि जैसे अगर आपका एनवायरनमेंट ही सेफ नहीं है, मतलब आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हो जो फ्लड प्रोन एरिया है या अर्थक्वेक प्रोन एरिया, तो क्या आपकी टीचिंग या लर्निंग अच्छे से हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। आप कोई ऐसे एरिया में रह रहे हो जैसे कि नॉर्थ कोरिया है, तो वहाँ पे बच्चों की टीचिंग लर्निंग ये सब अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनको खुद ही डर है कि वो जिंदा भी रहेंगे या नहीं, तो उनकी लर्निंग ऐसे में अफेक्ट होती है। फिर क्वालिटी लाइब्रेरीज, आपके पास अच्छी लाइब्रेरीज है या नहीं, आपके पास अच्छे क्लासरूम्स हैं या नहीं, आपके पास जो लैब्स है वो अच्छी है या नहीं, या आपके पास जो कंप्यूटर रूम्स हैं वो अच्छे हैं या नहीं, ये सब भी आपकी टीचिंग को अफेक्ट करता है। रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशन, में आपके इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन कैसी है, कहीं वो फेक तो नहीं है, वो नेट क्रेडिट है या नहीं है, फिर वहाँ पे कहीं ओवर पॉपुलेशन तो नहीं है, क्योंकि अगर क्लासरूम में ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ज़्यादा बच्चे होंगे तो टीचर को कंट्रोल करना या अच्छे से लर्निंग प्रोवाइड करना डिफिकल्ट हो जाता है। फिर लोकेशन कैसी है, अगर आपका जो इंस्टीट्यूट है वो बच्चों के घर से ज़्यादा दूर है तो इसमें अटेंडेंस में प्रॉब्लम होगी, बच्चे ज़्यादा वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। फंडिंग कैसी है आपके इंस्टीट्यूट के लिए, अगर फंडिंग अच्छी नहीं होगी तो आपके पास इक्विपमेंट्स अच्छे नहीं होंगे, आपके पास टीचर को देने के लिए सैलरी नहीं होगी। फिर जो टीचिंग और रिसर्च की फैसिलिटीज़ है वो आपके इंस्टीट्यूट में कैसी है, आपके पास अच्छे इक्विपमेंट्स हैं या नहीं है। फिर आता है मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग। मेथड्स नॉर्मली दो टाइप के होते हैं, टीचर सेंट्रिक मेथड और स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड। ये क्या होता है हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिर और मेथड्स नॉर्मल जो हम डिस्कस करते हैं कि आप कैसे लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हो, तो वो है लेक्चर मेथड से आप लेक्चर दे सकते हो, रोल प्लेस करवा सकते हो, ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हो, आप केस स्टडी दे सकते हो सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स होते हैं। फिर हमारे पास सेमिनार्स होते हैं, सिम्पोजियम होते हैं, प्ले वे मेथड्स होते हैं, आप गेम्स खिलवा के लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हो। फिर आपके पास करियर काउंसलिंग होती है, बहुत टाइप के ऐसे मेथड्स हैं जिससे आप अपनी टीचिंग दे सकते हो। फिर जो मेथड्स ऑफ टीचिंग इन हायर इंस्टीट्यूशन होते हैं वो टीचर सेंट्रिक मेथड या फिर स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड होता है। जो टीचर सेंट्रिक मेथड होता है इसमें जो फोकस होता है वो टीचर के ऊपर होता है। जो स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड होता है इसमें जो फोकस होता है वो लर्नर या स्टूडेंट के ऊपर होता है। जो टीचर सेंट्रिक मेथड है ये ट्रेडिशनल मेथड है जो कि बहुत टाइम से फॉलो किया जा रहा है, जबकि जो स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड है ये एक मॉडर्न मेथड है जो कि अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है। टीचर सेंट्रिक मेथड में हम इंडिविजुअल लर्निंग की बात करते हैं, हम ग्रुप लर्निंग की यहाँ पे बात नहीं करते, जबकि जो स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड होता है इसमें हम ग्रुप वर्क और कोलैबोरेशन की बात करते हैं। जो टीचर सेंट्रिक मेथड है इसमें इंटरेक्शन कम होता है क्योंकि इसमें क्लासरूम में नॉइस नहीं होती, इसमें बच्चे एक दूसरे से भी इंटरेक्ट नहीं करते और टीचर से भी इंटरेक्शन कम होता है। जबकि जो स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड है इसमें क्लासरूम ज़्यादा लाइवली होता है, इसमें इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन भी ज़्यादा होता है और स्टूडेंट और टीचर का भी इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। जो टीचर सेंट्रिक मेथड है इसमें टीचर डिसाइड करता है कि आज उसको कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, उसको सिलेबस कैसे कंप्लीट करवाना है, ये सब टीचर के ऊपर होता है। जबकि जो स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड है इसमें स्टूडेंट्स के पास कुछ चॉइस होती है कि वो अपने टॉपिक्स डिसाइड कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि मैम आज हमें ये टॉपिक पढ़ना है, सर हम आपसे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में, तो उनके पास ये चॉइस होती है। जबकि जो टीचर सेंट्रिक मेथड होता है इसमें टीचर इवैल्यूएट करता है स्टूडेंट्स को, वो उनको मार्क्स देता है, वो उनको बताता है कि आपको इस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। जबकि जो स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड होता है इसमें हम सेल्फ इवैल्यूएशन भी करते हैं और इवैल्यूएशन टीचर भी करता है।
ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेथड्स। ऑनलाइन मेथड्स इसको हम बोलते हैं ई लर्निंग या वर्चुअल लर्निंग या फिर ऑनलाइन लर्निंग। तो ये सारे नाम इसी ऑनलाइन मेथड्स के, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऑफलाइन मेथड्स मतलब ट्रेडिशनल क्लासेस। ऑनलाइन मेथड्स में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, और ऑफलाइन मेथड्स में फिजिकल कनेक्शन होता है क्योंकि एक फिजिकल क्लासरूम में कंडक्ट होता है। ऑनलाइन मेथड्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब अब जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आप कभी भी देख सकते हो, किसी भी टाइम पे, किसी भी लोकेशन में, मतलब चाहे आप अपने घर में बैठे हो, चाहे आप किसी कैंटीन में बैठे हो, आप कभी भी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। लेकिन जो ऑफलाइन मेथड्स है ये आपको जो क्लासरूम के जो भी टाइमिंग्स होते हैं, जैसे कि 10 to 5 है, 10 to 2 है, जो भी आपके स्कूल की टाइमिंग्स, आपके कॉलेज की टाइमिंग्स होती है, आपको उसी टाइम में लेना है। ऑनलाइन मेथड्स के एग्जाम्पल आएंगे जैसे कि स्वयं है, वर्चुअल लैब्स है, मूक्स मतलब कि मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है, स्वयं प्रभा है। इसमें आपको बहुत तरह के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं जिसको आप फ्री कोर्सेज होते हैं, आप इसको फ्रीली भी ले सकते हो। बहुत सारे पेड कोर्सेज भी होते हैं, अगर आपको सर्टिफिकेट्स लेनी है तो उसके लिए आपको कुछ नॉमिनल फीस पे करनी होगी। वर्चुअल लैब्स होती है जिसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कि आपके इंस्टीट्यूट में कंडक्ट नहीं हो सकते, तो आप उनको ऑनलाइन सीख सकते हो। फिर ऑफलाइन मेथड्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे कि नॉर्मल क्लासरूम लेक्चर्स है आपके, जो आपके फिजिकल क्लासरूम में होते हैं, फिर जो आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आपके जो भी ग्रुप डिस्कशन मेथड्स होते हैं, ये सब आपके ऑफलाइन मेथड्स में आते हैं। फिर आता है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स को भी हम 3 टाइप से डिवाइड करते हैं, ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड। ट्रेडिशनल मतलब कि इसमें जो सपोर्ट मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं हमारे ब्लैक बोर्ड्स, टेक्स्ट बुक्स, मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब्स, फ्लैश कार्ड्स, एनसाइक्लोपीडिया एक्सेट्रा। मतलब ये जो बहुत टाइम से हमारे क्लासरूम्स में यूज़ होते आ रहे हैं। मॉडर्न मेथड्स मतलब कि आपके जो प्रोजेक्टर्स यूज़ होते हैं जिसमें आप पीपीटी शो कर सकते हो, आप ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ करते हो, फिर आप ई बुक्स को यूज़ करते हो, आप प्रोजेक्ट्स देते हो बच्चों को, आप ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडियाज को यूज़ कर रहे हो, ऑनलाइन डिक्शनरीज को यूज़ कर रहे हो, आप कंप्यूटर गेम्स को यूज़ कर रहे हो जिससे आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये आपके मॉडर्न मेथड्स में आता है। लेकिन ये आईसीटी बेस्ड जो मेथड होते हैं ये अभी न्यूली डेवलप हुए हैं, और नॉर्मली आप अपने क्लासरूम्स में अभी तक ऐसे मेथड्स को यूज़ होता हुआ मोस्टली नहीं देखे होंगे। इसमें हम वर्चुअल लर्निंग की बात करते हैं, मतलब जो आप ऑनलाइन क्लासरूम्स अटेंड करो, जैसे आप नॉर्मली यूट्यूब पे या फिर किसी भी जो आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हो उसको हम बोलते हैं ऑनलाइन क्लासरूम्स। फिर जो वर्चुअल लैब्स होती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप किसी ऐसे टीचर से पढ़ रहे हो जो कि कहीं दूर बैठा हुआ है, जैसे आप फॉरेन में बैठे किसी प्रोफेसर से लर्निंग ले रहे हो। फिर आप ब्लेंडेड लर्निंग की बात करते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग मतलब कि इसमें हम आईसीटी बेस्ड मेथड और ट्रेडिशनल क्लासरूम्स को एक साथ यूज़ करते हैं, मतलब हम क्लासरूम्स में आईसीटी को यूज़ करके पढ़ाते हैं। फिर हम फ्लिप्ड लर्निंग की बात करते हैं, मतलब कि इसमें ये होता है कि जैसे आपके नॉर्मल जो क्लासरूम लर्निंग है उसमें आप जो नॉलेज है वो आपको टीचर देता है, फिर आप घर पे जाकर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। लेकिन फ्लिप्ड क्लासरूम्स में ये होता है कि आप घर पे कोई नॉलेज लेते हो यूट्यूब वीडियोस देख के या अपने गूगल सर्च करके, और जो क्लासरूम का टाइम होता है वो आपका यूज़ होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ग्रुप डिस्कशन होते हैं, ये सब क्लासरूम में होता है। फिर स्वयं, मूक्स, इसकी जो हमने बात की थी, ये सब कुछ टीचिंग सपोर्ट मटेरियल आएगा आईसीटी बेस्ड मेथड में। फिर टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम्स, हमारे पास बहुत टाइप के इवैल्यूएशन सिस्टम होते हैं, जैसे कि प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। इसमें हम जज करते हैं कि एक बच्चे को कहाँ पर प्लेस, मतलब अगर ये यूज़ होता है कि उस टाइम पे जब कोई बच्चा आपकी क्लास में नया एडमिशन लिया है तो आप डिसाइड करते हो कि उसको कहाँ पर प्लेस करना है, मतलब उसको क्या वो एक एवरेज स्टूडेंट है या वो ब्राइट स्टूडेंट है, उसको किस टाइप की आपको लर्निंग प्रोवाइड करनी है, इसको हम यूज़ करने के लिए प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो कि आपके पूरे टर्म के बीच में चलता रहता है, जैसे कि आपके क्लास टेस्ट हो गए, ये सब डिसाइड करने के लिए होता है कि टीचिंग मेथोडोलॉजी में कोई चेंज की ज़रूरत है या आपकी जो टीचिंग का तरीका है वो बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके लिए हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का यूज़ करते हैं। फिर आता है समेटिव इवैल्यूएशन, ये आपके कोर्स के एंड में होता है, जैसे कि आपके एनुअल एग्जाम्स हैं। ये डिसाइड करने के लिए होता है कि लर्निंग कितने अच्छे से हुई है, नहीं हुई है, बच्चे को पास करना है कि फेल करना है, ये उसके लिए होता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है, जैसे कि आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी, कि आप डिसाइड कर रहे हो, आप उस बच्चे को डायग्नोस कर रहे हो कि उसमें कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है क्या,
या उसको किसी और तरीके से लर्निंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। इसमें मोस्टली साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट का भी यूज़ किया जाता है। फिर उसके हिसाब से रेमेडियल जो भी टेक्निक्स होती है वो प्रोवाइड की जाती है। फिर आता है क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन। ये एक सेट स्टैंडर्ड पे देखा जाता है कि जैसे 100% है तो उसमें से आपके कितने मार्क्स आए। ये क्राइटेरिया एक सेट होता है, उस पर इवैल्यूएशन होता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। फिर आता है नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन मतलब जैसे कि परसेंटाइल होता है हमारा, तो इसमें हम ये जज करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस बाकी स्टूडेंट्स जो कि वो टेस्ट दिए उनके बेसिस पे कैसी है। मतलब जैसे परसेंटाइल स्कोर आपका 90 है, मतलब ये हुआ कि 90% जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स आपसे कम हैं, तो ये एक नॉर्म पे जो होता है उस पर जज होता है। तो ये होता है नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। फिर आता है इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम। जैसे इसमें बहुत टाइप के इवैल्यूएशन सिस्टम में इनोवेशन की बात की जा रही है आजकल, तो इसमें आता है आउटकम असेसमेंट या फिर प्राइमरी ट्रेट एनालिसिस। इसमें हम स्टूडेंट्स की क्वालिटी को जज करते हैं कि उनके अंदर क्या क्वालिटी है, उनके बिहेवियर में कितना चेंज आया है, कितना नहीं आया है। फिर आता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बाय स्टूडेंट्स। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात हमने पहले भी की थी, लेकिन ये जो इवैल्यूएशन होता है ये स्टूडेंट्स खुद करते हैं और वो टीचर को फीडबैक देते हैं। फिर आता है डायरेक्ट क्वेश्चनिंग ऑफ स्टूडेंट्स। ये इजीएस्ट वे है, आप स्टूडेंट से डायरेक्ट पूछ सकते हो कि उनको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, उनको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। फिर आता है मिनट पेपर एंड जस्ट इन टाइम टीचिंग। मतलब कि ये नॉर्मली एंड ऑफ अ क्लास में यूज होता है कि आप किसी बच्चे को पेपर दे सकते हो, उनको लिखने के लिए बोल सकते हो कि आप ये कुछ क्वेश्चन की इसमें आंसर दे दो। जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं कि आपके कौन से पॉइंट्स क्लियर हो गए, कौन से नहीं हुए, आपको क्या सबसे ज़्यादा समझ में आया, आज की क्लास आपके लिए कितनी सिग्निफिकेंट रही। फिर स्टूडेंट टीम्स होती है, इसमें हम स्टूडेंट की टीम्स बना देते हैं और वो स्टूडेंट्स की जो टीम्स होती है वो एक दूसरे से क्वेश्चन आयर्स करती है, उनके एक दूसरे को अपने पीयर्स को क्वेश्चंस पूछती है। फिर ये कंटिन्यूअसली पूरी क्लास में चलता रहता है और इससे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि इवैल्यूएशन कैसा है उनका, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर स्टूडेंट्स कोर्स नोट्स, आप स्टूडेंट्स को पूछ सकते हो कि हम आपकी कोर्स नोट्स चेक कर सकते हैं क्या, और उनकी नोट्स चेक करने से आपको समझ में आता है कि उन्होंने कैसी नोट्स बनाई है, उनको कितने पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे। फिर चेन नोट्स। चेन नोट्स मतलब आप क्लास के बीच में एक नोट पास कर सकते हो और सारे स्टूडेंट्स उसमें क्वेश्चंस के आंसर्स लिखते हैं। इससे आपको क्लास के बीच में पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स को क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है और उनके पास कोई मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। ये बेनिफिट ओवर मिनट पेपर इसमें ये है कि जो भी डाउट्स है स्टूडेंट्स के वो उसी मोमेंट में क्लियर किए जा सकते हैं। फिर स्टूडेंट स्टडी ग्रुप्स, आप ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हो स्टूडेंट्स को और फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव से एक कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट को एक ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हो जो आपसे डायरेक्टली आकर पूरे ग्रुप के जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट्स है उनको क्लियर कर सकता है। फिर आता है इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस, मतलब आप क्लास के बाहर स्टूडेंट से पूछ सकते हो कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। आप ईमेल के द्वारा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐसे आप इनफॉर्मल कन्वर्सेशन से पूछ सकते हो स्टूडेंट्स को। फिर आता है इंडेक्स कार्ड्स। इंडेक्स कार्ड्स में जैसे दो नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं, एक आगे एक पीछे। वो बहुत जनरल क्वेश्चन होते हैं जैसे कि व्हाट आर योर ओवरऑल इम्प्रेशंस अबाउट द कोर्स, या व्हाट डू यू थिंक इट इज हेल्पफुल प्रैक्टिकली और नॉट। फिर आउटसाइड इवैल्यूएटर्स, मतलब आपके जो भी कलीग्स हैं आप उनको बोल सकते हो कि आए और आपके स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस पूछे, उनको ओरल क्वेश्चंस पूछे जिससे आपको समझ में आए कि उनके डाउट्स क्लियर हुए नहीं हुए, वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। फिर आता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बाय ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंट्स या फिर फैकल्टी कलीग्स। इसमें रिसर्च स्कॉलर्स, जो भी प्रोजेक्ट एसोसिएट होते हैं, रिसर्च एसोसिएट होते हैं, ये इवैल्यूएट करते हैं स्टूडेंट्स को। फिर आता है सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन तो हमेशा से बेस्ट वे रहा है, स्टूडेंट्स खुद इवैल्यूएट कर सकते हैं अपने आप को और सेल्फ रिपोर्ट्स बना सकते हैं। ये टीचर्स भी यूज़ करते हैं, टीचर्स अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं कि उनको कहाँ पे और ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। फिर आता है मडियस्ट पॉइंट। मडियस्ट पॉइंट में जैसे कि मिनट पेपर में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, सिग्निफिकेंस क्या है टीचिंग का वगैरह वगैरह, लेकिन मडियस्ट पॉइंट में हम सिर्फ इतना पूछते हैं कि आपको क्या नहीं समझ में आया। फिर आता है एप्लीकेशन आर्टिकल्स। इसमें हम लास्ट के जो 15 मिनट होते हैं हमारे क्लास के, वो बच्चों को दे सकते हैं कि जो भी पूरी क्लास हुई है उनके बेसिस पर उनको एक आर्टिकल लिखना है कि आज की क्लास में उनको क्या बात हुई है, क्या डिस्कस हुआ है, क्या उनको समझ में आया है, क्या नहीं आया।
फिर स्टूडेंट जनरेटेड टेस्ट क्वेश्चंस, इसमें हम ग्रुप फॉर्म करते हैं और एक ग्रुप कुछ क्वेश्चंस बनाता है, फिर हम उन पेपर को दूसरे ग्रुप में सर्कुलेट कर सकते हैं और फिर वो बच्चे एक ग्रुप का आंसर दूसरे ग्रुप वाले बच्चे करते हैं। फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग की बात होती है, जैसे कि अभी हमारा NTA NAT कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग का यूज़ कर रहा है, लेकिन हम इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में सिर्फ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इनोवेशन की बात कर रहे हैं कि जो पूरी हमारी टीचिंग है, जो हमारी क्लासरूम टीचिंग है, स्कूल लेवल टीचिंग है, कॉलेज लेवल टीचिंग है, हम उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग लाने की बात करें तो इसमें हम IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं असेसमेंट के लिए। इसको हम असेसमेंट भी बोलते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट भी बोलते हैं, या फिर कंप्यूटर मीडिएटेड असेसमेंट भी बोलते हैं। फिर आता है इसका एडवांटेजेस क्या है, ये ज़्यादा एफिशिएंट है, ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा फास्टर है, आपको रिजल्ट तुरंत मिल सकते हैं, कभी कभी तो आपको 15 मिनट के अंदर भी रिजल्ट्स मिल जाते हैं। फिर इसकी जो शेड्यूलिंग होती है ये फ्लेक्सिबल होती है, आप कभी भी अपना टेस्ट को शेड्यूल कर सकते हो। जो रिकॉर्ड्स होता है ये बहुत ईजिली और लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर किए जा सकते हैं। फिर डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, जैसे कि कॉस्ट इसमें बढ़ जाता है, आपको बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स खरीदने पड़ेंगे, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, आपको ऐसे इन्विजिलेटर्स लाने पड़ेंगे जिनको कंप्यूटर की नॉलेज हो। फिर जो कंप्यूटर की नॉलेज है आपके स्टूडेंट्स में भी होनी चाहिए, जिससे वो उस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाए, टेस्ट उसमें ईजिली दे पाए। फिर जो सर्वर प्रॉब्लम्स हो सकती है कभी भी टेस्ट के दौरान, आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो फेल हो सकते हैं बीच में। फिर आता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को हम CPCS भी बोलते हैं। ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है, ये बहुत जगह पे अभी अप्लाई हो चुका है नॉर्मली कॉलेजेस में, लेकिन बहुत जगह पे अप्लाई नहीं भी हुआ है। इसमें जो असेसमेंट होती है वो क्रेडिट सिस्टम के ऊपर होती है। जो क्रेडिट्स होते हैं ये ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, मतलब कि अगर आप किसी एक इंस्टीट्यूट से अपना नॉर्मल डिग्री कोर्स कर रहे हो, लेकिन आपको जैसे कि अगर मैं साइंस से ग्रेजुएशन कर रही हूँ लेकिन मुझे हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है या मुझे इंग्लिश में भी इंटरेस्ट है, तो मैं किसी और इंस्टीट्यूट से या उस सेम इंस्टीट्यूट से इंग्लिश का भी कोर्स कर सकती हूँ और उसमें माइनर सब्जेक्ट में मैं अपना इंग्लिश सेलेक्ट कर सकती हूँ या फिर कोई सॉफ्ट स्किल कोर्स कर सकती हूँ। और जो मेरे क्रेडिट्स है, जो मेरे मार्क्स है, वो मेरी इंस्टीट्यूट में, मेरे डिग्री इंस्टीट्यूट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसमें ग्रेडिंग सिस्टम की बात की जा सकती है और स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड ये इसलिए है क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स के पास चॉइस होती है कि वो अपने पसंद के कोर्सेज भी पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये आज का सेशन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एक दिन में एक यूनिट कंप्लीट करना इजी टास्क नहीं है, लेकिन मैंने अपने तरीके से पूरी कोशिश की है। अच्छा होगा कि आप मेन लेक्चर्स को देख लें, उसके बाद आप इससे रिवीजन कर सकते हैं अपने एग्जाम टाइम में, आपके डाउट्स इससे क्लियर हो जाएंगे, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप एग्जाम्स के कुछ दिन पहले ही अगर ये कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो, आप पहली बार ये चैनल पे विजिट किए हो, तो आप ये वाली वीडियोस भी आप 10 डेज का कोर्स कर लोगे तो आप इससे एग्ज़ाम में एक स्ट्रेंजर जैसे नहीं जाओगे, आपको कुछ नॉलेज हो जाएगी जिससे आपको एग्ज़ाम देने में ईजी होगा। तो आप इस कोर्स को ज़रूर अटेंड कीजिए। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू सो मच।